नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए कंप्लीट मैराथन वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एसएसटी पेडागोजी का कंप्लीट निचोड़ आपको कराने वाला हूं। एकमात्र ऐसी वीडियो जिसमें आपको ऐसी जानकारी बताऊंगा जो परीक्षा में बार बार आया करती है। क्वेश्चन जितने भी इस वीडियो में आपको कराऊंगा, उन क्वेश्चन से जुड़ी अन्य प्रकार की जानकारी जहां से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आया करता है, उस सभी जानकारी को आपको यहां पर बता करके चलूंगा, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सको। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है मुख्य न्यायिक अधिकारी, मुख्य बैंकर, मुख्य व्यापारी, मुख्य शिल्पकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुख्य शिल्पकार। गुप्त काल में एक शब्द प्रयोग में लाया जाता था, वह शब्द था प्रथम कुलिक। प्रथम कुलिक का मतलब हुआ करता था मुख्य शिल्पकार। जो चीफ क्राफ्टमैन हुआ करता था, यानी कि जो शिल्पकार हुआ करता था, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता था। उस शब्द का नाम है, क्या नाम है? प्रथम कुलिक। यहाँ पर आपने समझ लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है वो भूर्च यानी कि बर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई थी? इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कश्मीर। तो कश्मीर इस क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा। जो वैदिक काल की जो एक दो आपकी लिपियां या सूक्तियां पाई गई हैं, कहाँ, किसकी? छाल पर जो लिखी गई थी, वो कश्मीर के हिमालय वाले क्षेत्र में पाई गई हैं। अगर दोस्तों मैं बात कर लूं, आखिर ये बुर्च छाल है क्या? देखो, प्राचीन काल में क्या हुआ करता था, जो आपकी पांडुलिपि थी, जिनको मैनु स्क्रिप्ट बोलते हैं, यहाँ पर लिखना चाहूंगा पांडुलिपि। जो पांडुलिपियां थी, सबसे पहले वो ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी। ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी, ठीक है ना। और भुर्च नामक पेड़ की छाल पर भी लिखी जाती थी। भुर्च नामक पेड़ हुआ करता था। ये भुर्च क्या है? एक पेड़ का नाम है, जिसकी छाल पर पांडुलिपियां यानी कि मैनु स्क्रिप्ट यानी कि ताड़पत्र भी इसको कह सकते हो, इस पर ही लिखी जाती थी, जो कि कश्मीर में पाई गई, जो कि ऋग्वैदिक काल की यह आपकी क्या थी दोस्तों? छाल थी, जिस पर सूक्त कुछ लिखे गए थे। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? शिल्पदिकारम, वलयापति, मणिमेखलई या पेरिया पूर्णम। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा पेरिया पूर्णम। एक क्या है दोस्तों? एक तमिल कृति है, यानी कि तमिलनाडु यानी कि दक्षिण भारत की रचना आप लोग इसको कह सकते हो, जिसमें साधारण पुरुषों के बारे में बताया गया है और साधारण महिलाओं के बारे में जानकारी आती है पेरिया पूर्णम में। अब मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं शिल्पदिकारम क्या है और मणिमेखलई क्या है। तो चलिए इसको भी आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शिल्पदिकारम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। शिल्पदिकारम क्या है दोस्तों? 1800 साल पहले रचा गया था। इलांगो नामक कवि ने इसको रचा था, जो कि तमिल महाकाव्य है। कोवलम नाम के व्यापारी और उसकी पत्नी कन्नगी की कहानी तथा नर्तकी माधवी की कहानी इसमें वर्णित है। किसमें? शिल्पदिकारम कैसी कहानी है? एक तमिल कहानी है। उसके बाद मणिमेखलई भी आपका एक तमिल महाकाव्य है। इसमें कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है। 1400 साल पहले सतनार ने इसको लिखा था। तो ऑप्शन में आपके शिल्पदिकारम भी था और मणिमेखलई भी था और पेरिया पूर्णम। अगर पेरिया पूर्णम की मैं बात कर लूं, उसमें साधारण पुरुष और महिलाओं का जिक्र किया जाता है। मणिमेखलई की रचना सतनार ने की, वहीं शिल्पदिकारम की रचना किसने की थी दोस्तों? तो इलांगो कवि ने की थी। इसे शिल्पदिकारम से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, तो इलांगो कवि ने इसकी रचना करी। इसमें दोस्तों यह तमिल भाषा में रचित है, यह भी सही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सारे गलत हो जाएंगे। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था क्वेश्चन से जुड़ी आपको जानकारी बताऊंगा। मणिमेखलई से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, तमिल में लिखा गया, सही बात हो जाएगी। सतनार कवि ने इसको लिखा, तो बिल्कुल सही बात हो जाएगी। कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है, नहीं, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया, जो कि गलत यहाँ पर हो जाएगा। यह जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने यहाँ पर ये वाले कराए आपको, ये मैंने आपको नोट्स में कराए।
मणिमेखली की रचना 1400 साल पहले हुई थी और शिल्पदीकारम की रचना 1800 साल पहले हुई थी। और क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है 2500 साल नहीं बल्कि 1400 साल यहाँ पर होना चाहिए था। यह आपको जानकारी नोट्स के तहत बताई गई है। नोट्स आप अगर लेना चाहते हो मिनिमम प्राइस में आपको मिलेगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कंप्लीट आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी आपको मिलेगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया राइट आंसर पेरिया पूर्णम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है, यानी कि गलत वाला आपको बताना है। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। ऐहोल राजधानी चालुक्यों की थी, सही है। कांचीपुरम पल्लवों की, सही दिया गया। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण दोस्तों पल्लवों ने किया था। किसने? पल्लव वंश ने किया था, ना कि चोल ने। मेल नहीं, तो नहीं वाला कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर विचार करके आपको राइट जवाब देना है। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। यहाँ पर आपको बिल्कुल राइट सा जवाब आपको बताना है। कौन सा यहाँ पर राइट जवाब आपका हो जाएगा? पहली बात, उर्दू में तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिखा था, उन्होंने फारसी में लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था? फारसी में लिखा था। तो पहला गलत हुआ। पहला जिन जिन में लगा है उसको आप लोग हटाओगे, बचेगा आपका सेकंड वाला जो कि राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। तवारीख के जो लेखक थे वे ज्यादातर शहरी इलाकों में दिल्ली वाले क्षेत्र में रहा करते थे और ये उनका सुल्तानों का इतिहास इसलिए लिखते थे ताकि इनको पुरस्कार मिल सके और उनको इनाम भी मिल सके, इसलिए ये लोग लिखा करते थे। तवारीख के लेखक का मतलब है जो उस दौरान इतिहास को लिखा करते थे, सुल्तानों के बारे में लिखा करते थे, इसलिए पहला और तीसरा यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूं अच्छे ढंग से यानी कि बेहतरीन ढंग से तवारीख या तारीख के लेखकों के बारे में। इतिहास, तारीख एक वचन है, तवारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासन काल में फारसी में लिखे गए। तो ऑप्शन में आपके क्या दिया गया था? उर्दू दिया गया था। क्या दिया गया था? उर्दू दिया गया था, बल्कि फारसी में लिखा गया था। यहाँ पर आपको बताता हूँ। उसके बाद तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि सुशिक्षित थे, घटनाओं का वर्णन करते थे, वे न्याय संगत शासन पर बल दिया करते थे। तवारीख के लेखक नगरों विशेषकर दिल्ली में रहा करते थे, गांव में शायद ही कवि रहते थे, यानी कि कभी कभार वो गांव में भी रह सके होंगे, लेकिन ज्यादातर तो वो विशेषकर दिल्ली जैसे नगरों में रहा करते थे। वे अक्सर इनाम पाने के लिए इतिहास लिखते थे, है ना, इनाम पाने के लिए इतिहास लिखा करते थे। लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे तवारीख के लेखकों से। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य रत्ना, साहित्य लहरी। तो साहित्य रत्ना उनकी कोई रचना नहीं है सूरदास की। सूर सागर भी है, सूर सारावली भी है, साहित्य लहरी भी है, लेकिन साहित्य रत्ना उनकी कोई भी रचना नहीं है, इसलिए नहीं वाला आपको बताना था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर थर्ड वाला जवाब सही यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर कहता है 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र राज्यों में बिखर गया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ कई प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति प्रबल कर ली। जैसे मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया था। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, बिखर गया, तो यही स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। तो दोनों आपके सही हो जाएंगे, पहला वाला राइट जवाब हो जाएगा। दोनों सही हैं और सही व्याख्या एक दूसरे की यहाँ पर करते हैं, इसलिए पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, आपने देखा किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेललार कहा जाता था? तो यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में, तमिल क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में या बंगाल के क्षेत्र में? राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा तमिल क्षेत्र। जो दक्षिण भारत का जो तमिल क्षेत्र है वहाँ के भूस्वामियों को वेल्ला बोला जाता था। इस क्वेश्चन को आपको बेहतरीन ढंग से समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखना,
जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला कहा जाता था या वेल्ललार कहा जाता था। तो उस दौरान उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। पहले प्रकार के लोग थे वेल्लला, जो कि तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी को बोलते थे। यही क्वेश्चन जस्ट अभी आपको कराया। साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कड़ेसियार और अदिमई कहलाते थे। ठीक है ना। तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, उसी क्वेश्चन को जस्ट अभी मैंने आपको कराने का प्रयास किया है। और ग्राम भोजक की तो कहना ही क्या कहना, यहाँ से तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। गांव का प्रधान व्यक्ति था, आनुवांशिक उसका पद हुआ करता था, सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, उसकी जमीन पर दास मजदूर काम किया करते थे, राजा वसूलने का काम इसे ही सौंपा करता था, कभी कभी पुलिस का भी काम करता था। गृहपति से भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर देखो देखो गृहपति अभी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दास कर्मकार काम किया करते थे दूसरे की जमीनों पे, वो भी मैंने आपको बताया। ग्राम भोजक के बारे में भी आपको बताया और साधारण हलवाओं के बारे में भी बताया। जैसे अदिमई क्या था दोस्तों, ये भूमिहीन मजदूर आप लोग कह सकते हो, उसी श्रेणी में आता था। ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ललार के नाम से जाना जाता था। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, यह आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन ने पूरी की पूरी हदें पार कर दी हैं एग्जाम में आने के लिए। कथन को पढ़िए और सही जवाब दीजिए। देखो ए और बी कथन दिए गए हैं। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट 100% करेक्ट। सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए वे पुराने व्यवहार छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। ये भी बात बिल्कुल सही दी गई है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो जवाब रहेगा ना, वो रहेगा दोनों यहाँ पर कैसे दिए गए, बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो भी अभी आपको कराऊंगा, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर जानकारी जुटाने का प्रयास किया है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज उसी टॉपिक से आया है जो मैंने क्वेश्चन अभी ऊपर आपको कराया। एक साथ इनके बारे में जानकारी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको राइट जवाब बताना है। ठीक है ना। वेद समाज प्रेरित था। वेद समाज आपके ब्रह्म समाज से प्रेरित था। किससे? वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। यहाँ पर आप लोग याद रखना, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर अब आया, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, इन्होंने या इनसे रिलेटेड बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इन्होंने मनु संहिता, भगवत गीता, रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे, यानी कि कट्टर आलोचक थे। ये इनका विरोध करते थे धार्मिक ग्रंथों का। क्यों करते थे? उसका कारण भी है। पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर, उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने इनका विरोध किया है। तो राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। दोनों सही हैं और दोनों यहाँ पर सही व्याख्या करते हैं। रामास्वामी से बहुत क्वेश्चन आता है, पेरियार से, घासीदास से, राजा राम मोहन राय से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। तो इनसे रिलेटेड भी अभी आपको कराऊंगा, आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होना। तो चलिए अब आपको यहाँ पर सारी जानकारी महत्वपूर्ण जो है वो आपको बताता हूँ। NCERT क्लास 8 का एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम है महिलाएं, जाति सुधार और आंदोलन। तो वह टॉपिक ने तो रिकॉर्ड तोड़ा है। अब तक इस टॉपिक से एग्जाम में ना 80 से ज़्यादा PYQ आ चुके हैं। तो ये PYQ आपको नोट्स में ही मिलेंगे। इसमें आपको राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी पेरियार, घासीदास और नारायण गुरु जैसे प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तो ठीक है ना। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में आपको बताता हूँ। यही मैंने अभी आपको बताया था। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था।
ठीक है ना। क्वेश्चन एग्जाम में इस स्टेटमेंट से आया था जिसको अभी हाईलाइट करूंगा। वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी था। यहाँ से पहला स्टेटमेंट ए आया था, यानी कि पहला वाला ए कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। दूसरा, उनका विचार था इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए प्रेरित हों। तो दूसरा स्टेटमेंट यानी कि बी यहाँ से आया था। यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, ए वाला यहाँ से आया था, बी वाला स्टेटमेंट यहाँ से आया था। तो आपने देखा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, ठीक है ना। तो वही जानकारी यहाँ पर मैंने आपको बताई। उसके बाद देखो, राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए स्वतंत्र व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने उसके बारे में भी लिखा कि जबरन उनको बांधकर घर में रखा जाता है महिलाओं को, ठीक है ना। और उन्होंने अपने लेखन में क्या सिद्ध करने का प्रयास किया, किन्होंने, तो राजा राम मोहन राय ने लेखन में सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ से तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आया कि जलाने की अनुमति नहीं दी गई, ऐसा किनका मानना है, तो राजा राम मोहन राय का मानना है। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी, ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते तो वो अक्सर धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते थे, वाक्य ढूंढते रहते थे, है ना। तो यहीं से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यहाँ पर तो संपूर्ण जानकारी आपको नोट्स में दी गई है। देखो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पर देखो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी जस्ट मैंने यही क्वेश्चन अभी आपको PYQ पेपर में कराया था, जो कि आपको नोट्स में देखने को मिल जाएंगे सभी वर्षों के क्वेश्चन सीरियल वाइज। तो राजा राम मोहन राय के बारे में यहाँ पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर भी आया हुआ है ईश्वर चंद्र से, यहाँ पर भी आया हुआ है राजा राम मोहन राय से। अब आपको EV रामास्वामी नायकर पेरियार के रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ, उनके बारे में भी मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा, तो वो वाला भी आपको दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि क्वेश्चन की तो हद ही हद है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे अभी आपको कराता हूँ EV रामास्वामी नायकर पेरियार के बारे में। ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने आपको कराया। चेन्नई वेद समाज किससे प्रेरित था, ब्रह्म समाज से प्रेरित था। उसके बाद आपको बताता हूँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को, ठीक है ना। तो जानकारी आपके सामने यहाँ पर नीचे आ चुकी होगी, जिसको आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि तमाम क्वेश्चन, इसीलिए कहता हूँ नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया है, नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। EV रामास्वामी नायकर पेरियार, देखो इन्होंने, ये कांग्रेस के सदस्य भी रहे थे पेरियार। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन, या जिसको स्वाभिमान आंदोलन बोलते हैं, उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। और यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हो, हाईलाइट किया मैंने, पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु संहिता, भगवत गीता, रामायण के वे कटु आलोचक थे। यहीं से पहला स्टेटमेंट आया था। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता स्थापित तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। यहीं से A और B दोनों कथन कारण बने थे और दोनों आपके सही थे। आपको मैंने यही क्वेश्चन हूबहू अभी आपको कराया था। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन देखो, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। तो ऐसा कैनिंग का कथन था, यानी कि कैनिंग एक गवर्नर हुआ ना, तो उसने बोल दिया कि तुम जफर के मर जाने के बाद ना तुम्हारे वंश का कोई भी वंशज राजा नहीं स्वीकार किया जाएगा, उनको केवल राजकुमार ही रहने देंगे। तो यह कैनिंग ने डिसाइड किया था। किसने डिसाइड किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने इसको डिसाइड किया था, है ना। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था। केसरी का संपादक कौन था, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो केसरी आपका मराठी में छपता था। बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना है आपने, बाल गंगाधर तिलक, तो वही आपके संपादक थे केसरी अखबार के। तो यह मराठी भाषा में छपता था, है ना, मराठा में ये छपता था। आपको ये भी जानकारी यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। किस एक्ट, 1919, 1909 में, या 1935, या भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड वाला,
1935 एक्ट यानी कि 1935 एक्ट के तहत संविधान में ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं वाला बताना है। तो एक तरफ चंद्रमा की संख्याओं का मतलब होता है उपग्रह किसके कितने पास में है। ग्रह एक तरफ दिए गए। मंगल के पास कितने हैं दोस्तों? मंगल के पास 2 नहीं है, बल्कि मंगल के पास है 4 उपग्रह NCERT के अकॉर्डिंग। बृहस्पति के पास में कितने हैं? बृहस्पति के पास है 53। ये तो सही दिया गया है। पहला वाला गलत है क्योंकि 2 लिखा है बल्कि 4 होते हैं। यूरेनस अरुण, देखो यूरेनस के पास है 27। कितने हैं? ये तो गलत दिया गया है आपका। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए 27। कितने? 27। ये गलत हो जाएगा आपका। नेपच्यून के पास कितना है भाई? 13 है। ये कैसा हो जाएगा? सही यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं वाला बताना था। अब यहाँ पर आ जाएगी आपके सामने दिक्कत, क्योंकि एक से अधिक यहाँ पर सही हो जाएंगे। आपका पहला वाला भी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा और उसके बाद तीसरा वाला भी यहाँ पर सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर 2 आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि नहीं यानी कि गलत हैं। पहला वाला गलत है। मंगल के पास कितने हैं? मंगल के पास 4 हैं। बृहस्पति के पास 53 है। सही है। ठीक है ना? गलत कौन कौन सा है आपका? गलत तो आपके यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया। गलत आपका यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाएगा और आपका तीसरा गलत हो जाएगा। सही सही कौन कौन से हैं? दूसरा सही है आपका और चौथा सही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला वाला भी गलत है और यहाँ पर आपका क्या मैंने बताया था, यूरेनस के पास कितने? 52। ये भी यहाँ पर गलत है, बल्कि इसके पास 27 होते हैं और इसके पास 4 होते हैं। ये जानकारी आपको NCERT के अकॉर्डिंग बताता हूँ। ठीक है ना? ये दोनों आपके सही दिए गए। यहाँ पर पहला या चौथा राइट आंसर हो जाएगा, दोनों में से एक। इस क्वेश्चन का आंसर बोनस आप लोग कह सकते हो। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। कारण, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। दोनों सही हैं और सही यहाँ पर कारण भी दिया गया है, इसलिए पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर किस प्रकार से समझोगे? जैसे यहाँ पर ग्लोब मैंने बना दिया। उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव ऊपर है, उत्तर ध्रुव वृत्त यह है। इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बहुत ही तिरछी पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, तापमान बहुत कम होता है, यानी कि इस क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि कम ऊष्मा यहाँ पर पहुँच पाती है। यही कारण हो जाएगा। इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच में क्षेत्र में भी ठंड होती है, आपकी बहुत ठंड होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। पहला वाला यहाँ पर राइट जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। सूर्य पूरब में उदय होता है क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूरब का चक्कर लगाती है। कैसा चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूरब का चक्कर लगाती है। सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना? जो हमारी पृथ्वी है ना, वो पश्चिम से, यहाँ पर पश्चिम से, यानी कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट का चक्कर लगाती है, इसलिए सूर्य पूरब में उदय होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हमेशा ही एग्जाम में 1, 2, 3 देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो, सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे का है। 9 बजे का है पूर्वाह्न, यानी कि सवेरे 9 बजे खुलता है स्कूल। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर पर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर पर क्रमशः स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको एक बात बताऊं, जैसे भारत का मानक टाइम कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट, इतना है भारत का मानक टाइम। तो यहाँ पर 76 45 को इससे माइनस कर दो, घटा दो। 76 और 45 से माइनस कर दो। इन अंश या मिनट को आप लोग भूल जाओ, केवल डिग्री से डिग्री आप लोग घटा लो। कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा आपका 6 डिग्री बचेगा लगभग। ठीक है ना?
थोड़ा कम ही बचेगा 6 से, क्योंकि यहाँ पर ये अधिक दिया गया था। आपको मैंने बताया था 1 डिग्री में ना 4 मिनट होते हैं, यहाँ पर लिखा है 6, तो 6 डिग्री में कितना होगा, 6 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, 6 चौके 24, लगभग में 24 से कम, 23-24 आप कह सकते हो, 23 या 24 इसको कह सकते हो, 23 या 24 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ पर कम था तो 9 बजे में से आप लोग 24 या 23 को घटाओ, 9 बजे में से आप लोग कितना घटाओगे, 23 या 24 मिनट को आप लोग माइनस कर दो, 23 या 24 मिनट को आप लोग क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास कितना बचेगा, जैसे माइनस करो आप, कितना बचेगा आपके पास, आप कहोगे यहाँ पर बचेगा आपके पास 37 बचेगा, यानी कि 8:37 बचेगा, पूर्वाहन का टाइम है, ठीक है ना, 37 हो जाएगा, 23 आप घटाओगे यहाँ पे आपके, ठीक है ना, 8:37 बचेगा, सही है, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर 88-15 दिया गया है, कितना दिया गया, 88-15, तो 88-15 में से आपको कितना घटाना है, 30, आपको 82 है ना, भारत का टाइम 82 डिग्री है, 30, अंश को आप लोग भूल जाओ, 88 में से 82 घटाओगे कितना बचेगा, आप कहोगे यहाँ पर भी कितना बचेगा, 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, है ना, 6 यहाँ पर आपका बचेगा, कुछ कम ही बचेगा, 6 से कम, क्योंकि यहाँ पर 30 दिया गया है, तो 6 का गुणा 4 में कर दो, मिनट को बनाने में 24 मिनट यहाँ पर हो जाएंगे, तो 9 में से आप 24 को ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे 23 या 24 को, तो यहाँ पर आपका 9 23 हो जाएगा, और माइनस करोगे तो 37 हो जाएगा, ठीक है ना। पूर्वाहन अपराहन आप लोग जानते ही हो, तो इसलिए राइट जवाब आपका 4th वाला हो जाएगा, ठीक है ना, आपने यहाँ पर समझा। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर देशांतर टाइम भारत के मानक टाइम से ज़्यादा है तो हम लोग उसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, लास्ट 9 बजे में से ऐड कर देंगे अधिक वाले टाइम को निकाल करके, अगर टाइम कम है तो उसको घटा करके यहाँ पर लिख देंगे। इतना तो मैंने आपको यहाँ पर समझा ही दिया। उसके बाद आगे बात कर लेता हूँ। आगे क्वेश्चन है, दक्कन का पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है, तो सतपुड़ा से, विंध्य से, सह्याद्री से या नीलगिरी से, आपका यहाँ पर जवाब होगा सह्याद्री से, सह्याद्री से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कैसे करोगे तरीका आपको बताता हूँ। मिलान करना है आपको, संगमरमर यह एक कायांतरित या रूपांतरित का उदाहरण है, इसका मिलान हो जाएगा आपके कायांतरित के साथ। कोयला आपका जीवाश्मी ईंधन आप कह सकते हो, अवसाद में भी ये आ जाएगा, ठीक है ना, तो कोयला को हम जीवाश्मी के साथ मिलान कर देते हैं। और उसके बाद ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का जो आप मिलान करोगे ना, ग्रेनाइट का मिलान आप किसके साथ करोगे वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, तो इसको हम लोग आग्नेय शैल से मिलान कर देते हैं। वलुआ पत्थर आपका अवसादी होता है, तो राइट जवाब आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ए का फोर्थ सिर्फ और सिर्फ पहले में ही दिया गया है, तो पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना था, ठीक है, आपने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, इससे जुड़े क्वेश्चन भी आपको करा देता हूँ नोट्स के जरिए। यहाँ पर आप लोग अच्छे ढंग से देखना, शैल यानी कि जिसको चट्टान बोलते हैं, जिसको रोक बोलते हैं, ये आपकी 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, इग्नियस, अवसादी, सेडिमेट्री, कायांतरित, मेटामॉर्फिक, ठीक है ना। आग्नेय पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ शैल कहते हैं, विभिन्न रंग, गठन, आकार के होते हैं, द्रवित मैग्मा ठोस होकर बन जाता है, जिसको प्राथमिक शैल या आग्नेय शैल बोलते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी होते हैं। जो मैग्मा अंदर जम जाए जमीन के नीचे, उसको ठंडा होकर वहीं पर जम जाता है, जैसे बेसाल्ट पठार, दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना है, अंतर्वेदी होता है। ये आपका वाह्यवेदी, जो अंतर्वेदी जो अंदर जम जाए, वाह्यवेदी जो बाहर जम जाए, जैसे पहाड़ पे आपका, पहाड़ जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं, तो ऊपर कौन रहेगा, बहिर्वेदी ऊपर रहेगा, नीचे जो धरातल में रहेगा उसको अंतर्वेदी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ग्रेनाइट आपका अंतर्वेदी आग्नेय हो जाएगा। अवसादी क्या होता है, शैल टूट कर फूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, जमा हो जाती है। अवसाद में ही आपके जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म की मैं बात कर लूँ, ईंधन हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, ये उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। और कायांतरित क्या होता है दोस्तों,
जब आग्नेय शैल और अवसादी इन दोनों में ताप दाब पड़ता तब इनका रूप बदलता है, जैसे संगमरमर, यही उदाहरण में दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युगलों पर विचार कीजिए। तटबंध, स्टैक, छत्रक शैल, हिमोड़, उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही है। अब इनमें से ना आपको क्या करना है, सही वाला बताना है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ। तटबंध पवन नहीं, तटबंध एक नदी कह लो, यहाँ पर नदी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्टेक समुद्री तरंग होती, ये तो बात सही है। छत्रक शैल यहाँ पर हम लोग पवन लिख सकते हैं, ना कि नदी। पवन की स्थलाकृति को छत्रक शैल बोलते हैं, जो कि रेगिस्तान में सक्रिय होती है। हिमोड़ हिमनद का निक्षेपण होता है, ये एक निक्षेपण है। तो मिलान कौन कौन सा सही है, आपका मिलान बी सही हो जाएगा और डी सही हो जाएगा, बी एंड डी। बी डी यानी कि थर्ड वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से आपको सोल्व करने था। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, कौन सा इसके लिए उत्तरदायी कारक है। अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवने, समुद्र से दूरी। तो हम लोग कह सकते हैं ऊंचाई का कारण है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण लद्दाख ऊंचाई पे स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु शीतल यानी कि बहुत ठंडी है और बहुत शुष्क है। ऊंचाई के कारण क्या कारण हो जाएगा, तो कारण यहाँ पर हो जाएगा ऊंचाई। लद्दाख से बहुत एग्जाम में अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं, तो लद्दाख वाला क्वेश्चन मेरी इच्छा है कि आपको करा दूं, तो आप लोग एक बार अच्छे ढंग से कर लेना। यहाँ पर आप लोग समझना अच्छे ढंग से। देखो, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से अक्सर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए हैं। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, ठीक है ना। गंगरी हिमानी भी यहीं पर आपकी पाई जाती है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल से 300 से मीटर ज़्यादा है, काराकोरम में 800 मीटर तक मापी गई है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। बस लो भैया, यही स्टेटमेंट लो, उतार लो अपनी दिमाग में, बुद्धि में घुसा लो इस स्टेटमेंट को। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन अभी जस्ट आपको कराया। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, यही क्वेश्चन जस्ट अभी मैंने आपको कराया था, यहीं से आया था। और हिमालय वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण वर्षा बहुत कम यहाँ पर होती है। तेज जलाने वाली यहाँ पर सूर्य का धूप अनुभव कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो आपका कौन सा, लद्दाख, लद्दाख से देखो यहाँ से क्वेश्चन आया है, वही मैंने सारी जानकारी आपको यहाँ पर बता दी। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था 9696400597। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना या डायरेक्ट कॉल कर लेना, बात कर लूँगा मैं आपसे और आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल मिनिमम प्राइस में, ठीक है ना। आपको सारी जानकारी मैंने बता दी, अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तीव्र गति से कराता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और ध्यान से उत्तर दीजिए। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। इसको आपको कैसे समझना है, देखो यहाँ से आप लोग ध्यान से समझना। जहाँ पर तापमान जो होगा वो माइनस में होगा या बहुत कम होगा, या क्षेत्र वहाँ का ठंडा होगा। जहाँ पर कम तापमान होगा, आप बिल्कुल बच्चा भी कह सकता है, जहाँ का टेम्परेचर कम होगा, बिल्कुल कम होगा ना, तो वहाँ पर ठंड होगी, यानी कि वायु कैसी होगी, ठंडी होगी। जहाँ पर वायु ठंडी होती है तो वहाँ की वायु भारी होती है। जो वायु हल्की होती है, जो गर्म होती है, अगर वायु में गर्म हॉट वायु जो होती है गर्म होती है, वो ऊपर उठती रहती है, ठंडी वायु नीचे बैठती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वायु बहती कैसी है, उच्च दाब से, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु गमन करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए दोनों सही दिए गए हैं और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सेल्युलर फोन। तो यहाँ पर जवाब आपका क्या होगा, ठीक है ना, थर्ड वाला गलत यहाँ पर दिया गया है, जो कि जनसंपर्क यानी कि मीडिया का यहाँ पर नहीं दिया गया। उसके बाद भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है, नहीं वाला बताना है। यहाँ पर देश के लगे हुए समीपवर्ती क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, नहीं वाला आपको बताना है। दक्षिण पूर्व अफ्रीका में नहीं पाई जाती है, बल्कि भूमध्य सागरीय वनस्पति भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यूरोप, अफ्रीका, एशिया भूमध्य सागर के समीप
ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, ना कि दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। पूर्वी कारण गलत है, फोर्थ वाला गलत है ना, नहीं वाला बताना था, फोर्थ वाला यहाँ पर गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए, अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा, जल। उपयुक्त में से कौन से प्राकृतिक संसाधन? नवीकरण। देखो नवीकरण से तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको कैसे समझाऊं, आप समझना। नवीकरण ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, या उनको पुनः पूरित कर सकते हैं, या पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस एक बार में आपकी खत्म हो जाएगी, ये तो गलत है। सी जिनमें लगा है उसको आप सबसे पहले हटाओ, यहाँ से हटा दिया मैंने, ठीक है ना। मृदा को पूरित कर सकते हो क्या? जल को, जल पूरित हो जाएगा, ई आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वन को आप नष्ट कर दोगे या उनको उगाओगे तो आप पूरित कर सकते हो, उनको बीज को जमीन में उपजा के, ठीक है ना। सी तो आपका गलत दिया ही गया है, सी को सबसे पहले हटा दो, हटा दिया, बचा आपका बी डी डी, बी डी ई, वी डी ई इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका हो जाएगा। वही तो समझाने का प्रयास किया था मैंने, जो गलत है उसको सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? हटाना है, काटना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, मृदा के विरचन यानी कि गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? यहाँ पर दिया गया मूल चट्टान, यानी कि मूल चट्टान का दूसरा नाम आप लोग कह सकते हो जनक शैल, जिसको जनक शैल के नाम से भी जाना जाता है। जनक का मतलब होता है पिता, पिता यानी कि जो मूल होता है। शैल का मतलब होता है चट्टान, जो आधार वाली बेसिक चट्टान, जो मूलभूत चट्टान जिसको कह सकते हो। इस्तेलाह यहाँ, ठीक है ना, जो मुख्य भूमिका निभाते हैं। जलवायविक कारक और मूल चट्टान, यहाँ पर ए एंड सी राइट आंसर आपके हो जाएंगे। ए सी आपके फोर्थ में दिया गया, फोर्थ राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। समय जो होता है ना, यह मृदा के किसका निर्माण करता है? मृदा में यह आपके किसका निर्माण करता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इस्तेलाह करती किसका निर्माण करता है, ठीक है ना। ये अलग अलग बातें हैं दोनों, लेकिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मृदा को बनाने में, वह मूल चट्टान और जलवायविक संबंधित कारक बनाते हैं। चलिए इसको आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मृदा, अभी मैंने आपको समय बताया था, इसको थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। समय जो होता है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। टाइम क्या करता है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। और जो वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उसके बाद उच्चावचता, तुंगता, ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जनक शैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करता है। जो मैं आपको बताने वाला था वह यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप लोग देखना, मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के प्रमुख कारक जनक शैल यानी कि मूल चट्टान, मूल शैल और जलवायविक कारक है। दो ही कारक बताए गए हैं, पहला ए और वहाँ पर सी था, ये वाला सी में था। अन्य कारक भी हैं आपकी, स्थलाकृति है, जैव पदार्थ हैं, मृदा निर्माण में लगा समय भी है, अलग अलग स्थानों में ये भिन्न है। लेकिन मुख्य आपसे पूछ लिया गया था, इसलिए मुख्य यहाँ पर आपके दो ही दिए गए हैं। आपके थे तो अतिरिक्त भी, स्थलाकृति भी यहाँ पर दिया गया है, जैव पदार्थ भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन मुख्य पूछा गया था, मुख्य आपके ये दोनों यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो टॉपिक आप लोग देख ही पा रहे होगे, यहाँ से क्वेश्चन भी आया करता है एग्जाम में, वो भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे। और मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निश्चित करता है? समय करता है। इसलिए आप लोग नोट्स अभी तक नहीं लिया है, आप लोग अवश्य रूप से इन नोट्स को ले लेना, नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। उसके बाद मृदा निर्माण में सहायक पूछ लिया आपसे, है ना, तो आपने यहाँ पर देख लिया। जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको यहाँ पर कराया था क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें मैंने मूल चट्टान और आपको जलवायु संबंधित कारक दो ही आपको बताए, परंतु सभी सही होंगे NCERT के अनुसार। स्थलाकृति भी हो जाएगा, समय भी हो जाएगा, चारों आपके सही हो जाएंगे। लेकिन इसमें विकल्प नहीं था, लेकिन ए और सी मैंने आपको टिक करके बताए। लेकिन NCERT अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो चारों यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुक्ता के बीच एक शोषणकारी संबंध दर्शाता है। जो कर्ज का जाल है ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, मुख्य तौर पे जो छोटे किसान
देखो ये साहूकार से क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं, साहूकार और छोटे किसान के बीच में। पहला वाला इस क्वेश्चन का कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है, सही दिया गया है। संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर आपके क्या दोनों सही दिए गए, कथन तो दोनों सही दिए गए हैं। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पक्षतापूर्ण नहीं करना चाहिए, किसी एक पक्ष की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि समानता पर इसको बल देना चाहिए। इसीलिए इसका राइट आंसर आप लोग कह सकते हो पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारत में सरकार काम करती है। देखो भारत में सरकार राज्य स्तर पर काम करती है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। बी एंड सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्थानीय स्तर लिखा होता स्थानीय तो वो भी सही हो जाता है, लेकिन दो ही आपको चुनने हैं, तो बी सी यहाँ पर आपको चुनना पड़ेगा। बी एंड सी आपको चुनना यहाँ पर पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, कौन सरपंच की तरह काम करता है। सरपंच की तरह ग्राम सभा का सचिव काम करता है, खंड विकास अधिकारी काम करता है, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया वार्ड सदस्य, बारी बारी से वार्ड सदस्य। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा, अन्य जो वार्ड सदस्य होते हैं वो भी सरपंच की तरह ही काम करते हैं। अगर मैं सचिव सेक्रेटरी की बात कर लूँ, इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा होती, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा नियुक्त किसकी होती है, क्या चुना जाता है, क्या क्या है ना। उसके बाद लेबर चौक से संबंधित क्वेश्चन, जहाँ पे लेबरें इकट्ठी होती हैं, मजदूर दिहाड़ी के लिए इकट्ठा होते हैं, उसको लेबर चौक बोलते हैं। शहर वाले लोग इसको जानते होंगे, है ना, लेबर चौक। जहाँ पर लेबर वाले लोग इकट्ठे होते हैं मजदूरी करने के लिए, वही लेबर चौक बोला जाता है। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित को पढ़ें। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों को ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है, सही है, और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का एक जरिया है। व्यापारियों का आमदनी थोड़ी ना बढ़ाने का जरिया है, किनका, बुनकरों की बात हो रही, ना कि व्यापारियों की। बुनकरों का आमदनी बढ़ाने का एक जरिया है, ना कि व्यापारियों का। केवल और केवल ए सही हो जाएगा, क्योंकि बी यहाँ पर गलत है। ए सही होगा, वी यहाँ पर आपका कैसा दिया गया है, गलत दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी भी देश के लिए पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता किसी देश को, सही बात है, नहीं कहा जा सकता है। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ लेने का प्रयास करते हैं, व्यक्ति और समुदाय। क्या दोनों बातें यहाँ पर सही होंगी, आपका जवाब होगा दोनों सही है, और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, जेंडर असमानता का समाधान के स्तर पर करने की जरूरत है। परिवार के स्तर पर, परिवार, समाज, केवल सरकार। देखो सबसे उपयुक्त आपको यहाँ पर क्या लग रहा होगा, परिवार भी कर सकता है, समाज भी और सरकार भी। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, आप कहोगे सेकेंड वाला ही यहाँ पर जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परिवार बात कर ली, समाज की बात कर ली और सरकार की। यहाँ पर परिवार, समाज, केवल सरकार, केवल आए तो गलत होता ही होता है, ठीक है ना, सेकेंड सही हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंडामेंटल राइट, यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, और बाकी सारे आपके हो जाएंगे, बाकी सारे आपके यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर में दिया गया है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। मध्याह्न भोजन एक प्रकार से आप लोग जीवन के अधिकार से इसको जोड़ करके देखते हो, जीवन के अधिकार से, क्योंकि भोजन और पानी का जो अधिकार है, भोजन पानी का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। तो राइट जवाब आपका जीवन का अधिकार, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सबसे उपयुक्त आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है, किस समस्या को दर्शाता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो यह दर्शाता है न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, देरी होना। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून जो के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, किसके अधिकारों को सुनिश्चित करता है, आपको यहाँ पर यह बताना है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ एक घूंट।
यहाँ पर आपको क्या बताना था, यहाँ पर आपको बताना था 2006 में जो एक वन अधिकार अधिनियम दोस्तों लागू किया गया था, उसमें अधिकार सुनिश्चित किए गए थे, वनवासियों के लिए सुनिश्चित किए गए थे, अनुसूचित जनजातियों के लिए सुनिश्चित किए गए थे, पेपर मिल मालिक के लिए क्या सुनिश्चित किए गए थे, ऐसा नहीं है। जानवर अधिकार कार्यकर्ता, ए बी तो आपका सही होगा ही होगा, ए एंड बी, ए बी। तो ए बी आपके थर्ड में दिया गया है। क्या थर्ड वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा? क्या यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपका थर्ड वाला हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका थर्ड वाला ही हो जाएगा। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों आपसे हाशियाकरण। देखो, हाशियाकरण से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। हाशियाकरण का मतलब होता है भेदभाव करके एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग कर देना, या दबाव के कारण या भय या डर के कारण अलग कर देना, वह होता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हाशियाकरण प्रायः संबंधित है? अभाव या वंचन सही दिया गया, भेदभाव के कारण, समानता या गर्व के कारण हाशियाकरण नहीं होता है। हाशियाकरण हमेशा किसी व्यक्ति या समाज को दबाने के कारण, उसको सताने के कारण, उसको डराने के कारण, भेदभाव के कारण, अभाव के कारण, वंचित के कारण, वंचन के कारण, ठीक है ना, ए और बी हो जाएंगे। समानता के अगर समानता उनके साथ करोगे तो हाशियाकरण काहे को होगा, काहे के लिए वो अलगाव करेंगे, है ना। तो ए बी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी, यानी कि पहला वाला राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान नहीं है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान भी है। पहला वाला जवाब सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं नहीं वाला बता रहा, नॉट सेलेक्टेड, यानी कि मनोविज्ञान यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अगला, ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करते हैं। देखो, ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल स्टडीज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ, जैसे इतिहास आपको पढ़ना है या ऐतिहासिक अध्ययन करना है तो आपको क्या मदद करेगा? आध्यात्मिक पक्ष के स्तर, ज्ञानात्मक, मनोक्रियात्मक या आर्थिक। आर्थिक तो आपके इकोनॉमिक में आते, यानी कि अर्थशास्त्र की बात करता तो आर्थिक स्तरों की आप बात कर लेते, यहाँ पर इतिहास की बात करी गई। आध्यात्मिक यानी कि आध्यात्मिक का मतलब धर्म से हम लोग जोड़ के करते हैं। ऐतिहासिक में कभी कभी आध्यात्मिक को भी पक्ष ले लेते हैं। ज्ञानात्मक आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉग्निटिव डोमेन। तो सही जवाब की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर जो बिल्कुल सही जवाब आपका इस क्वेश्चन में होगा वह जवाब आपका सेकेंड वाला ही हो जाएगा, ज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। पेडागोजी के क्वेश्चन आपको कैसे करना है और इन क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, वह तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। वही तरीका आपको एग्ज़ाम में अपनाना है, तभी आप अपने अच्छा स्कोर कर सकते हो। और कैसे इन एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन को आपको करना है, तो चलिए आपको यहाँ पर एक एक करके आपको बताता हूँ। भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, मानचित्र का अध्ययन करने, मानचित्र पर सूचना ढूंढने, विश्वकोश का उपयोग करने। तो कक्षा काहे की है दोस्तों? भूगोल की कक्षा है, ज्योग्राफी की कक्षा है। तो शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिपित कर सकता है। तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, आपको डराने का प्रयास किया गया है। यानी कि आप शिक्षक या शिक्षिका हो, आपको बच्चों को कोई क्षेत्र दे देना है और उनसे कहना है कि बच्चों आप इन क्षेत्र को ढूंढो। तो आप क्या करोगे? तो मानचित्र का अध्ययन तो करोगे, तभी तो आप ढूंढ पाओगे। मानचित्र पर सूचना ढूंढोगे तभी तो कर पाओगे। तो सेकेंड और थर्ड तो आपके सही वाले हो जाएंगे। रिकॉर्ड पहचानो, क्या ये बात यहाँ पर सही हो जाएगी? क्या पहली बात यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी? आप कहोगे ये भी तो सही हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरी और तीसरी तो कोई काट नहीं सकता, ये तो सही है। दूसरी तीसरी किसमें दिया गया है? दूसरी तीसरी इसमें दिया गया है और आपके सेकेंड में दिया गया है। चौथा विश्वकोश, चौथा गलत है, चौथा हटा दो जिन जिन में चौथा लिखा हुआ है।
चौथा आपने हटा दिया। या तो आप लोग हटा दो या तो सही चुन लो। जैसे विश्वकोश का उपयोग नहीं करना चाहिए ऐसी स्थिति में, तो चौथा आपका यहाँ से हटेगा, बचेगा आपका सेकंड वाला। सेकंड जवाब यहाँ पर हो जाएगा। बस यही करना है। बच्चों को अगर आपको चित्र दिखाना है तो मानचित्र की आवश्यकता पड़ेगी, मानचित्र पर आपको सूचना ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल सा क्वेश्चन, कॉमन सेंस आपको यूज करना था। उसके बाद अगला आप यहाँ पर देखो, इसको कैसे आपको सोल्व करना है अब समझ में आएगा आपको। निम्नलिखित समस्या समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो समस्या से समाधान, सबसे पहले समस्या लानी है, फिर उसका समाधान लाना है। मूल्यांकन सबसे लास्ट में किया जाता है। मूल्यांकन दोस्तों सबसे लास्ट में किया जाता है, तो पहला वाला आपका लास्ट में आएगा। पहला लास्ट सभी में दिया गया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। बड़ा बेकार चक्कर है यहाँ पर। तो ये तो आपका लास्ट में आएगा ही आएगा, वो तो कन्फर्म हो गया ऑप्शन से ही। सबसे पहले क्या किया जाता है, विचारों और विकल्पों को उत्पन्न किया जाता है। क्या ये बात यहाँ पर सही होगी? आप कहोगे ना, आप क्या कहोगे, क्या विचार सबसे पहले उत्पन्न होते हैं? समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, कार्य योजना बनाना और लागू करना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका थर्ड वाला आएगा, क्योंकि थर्ड आए या फोर्थ आए, तो विचार और विकल्प आप लोग बाद में उत्पन्न करोगे, सबसे पहले समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या आने वाला है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर थर्ड वाला आएगा, यानी कि ये नंबर 1 पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर विचार और विकल्प आप लोग बनाओगे, क्वेश्चन में दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे कार्य योजना बनाना और लागू करना, फिर लास्ट में मूल्यांकन और पुनरीक्षण करोगे आप लोग। इस प्रकार से पहला वाला कौन सा है, तीसरा है, और दूसरा चौथा है। पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसको यहाँ पर आप लोग सोल्व करो। देखो कैसे सोल्व आपको करना है। यहाँ पर कहा गया है, मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपयुक्त अनुक्रम को लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सरल से जटिल यानी कि सरलता से कठिनाई की ओर। सबसे पहले परिवार में आप रहोगे, या भारत के वन क्षेत्र में रहोगे, पड़ोस के परिवार में रहोगे, बहुत पहले के समुदाय में रहोगे। सबसे पहले आप कहाँ पर रहोगे, तो जब आप पैदा हुए थे या मैं पैदा हुआ था, कोई भी पैदा हुआ था, तो वो अपने परिवार में ही रहा था। सबसे पहले वो सरल में कहाँ पे आएगा, सबसे पहले वो परिवार में आएगा। परिवार के बाद वो बच्चा पड़ोस में जाएगा। पहले नंबर पे परिवार, दूसरे नंबर पे आपका पड़ोस। तो पहले नंबर पे आपको सरल से लगाना, सरल पहला यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद थर्ड आ जाएगा, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड, इसमें भी है, इसमें भी है, लो गड़बड़ हो गया। उसके बाद परिवार में आने के बाद भारत के वन क्षेत्र में रह सकता है, बहुत पहले के समुदाय में रहेगा। तो इसमें जो रहेगा ना, बहुत पहले के समुदाय में रहेगा या भारत के वन क्षेत्र में रहेगा। यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पर आपका जवाब दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा वही तो आपको बताना है ना। तो बहुत पहले के समुदाय में रहेगा, यानी कि वो पीछे आसपास के समुदाय में रह सकता है। फिर उसके बाद भारत के वन क्षेत्र लास्ट आ जाएगा। फोर्थ वाला सबसे उपयुक्त हो जाएगा। आपने इसको समझ नहीं पाया होगा, पुनः मैं आपको समझा देता हूँ। देखो फोर्थ तो राइट है। सबसे पहले आपको सरल से जटिल की ओर जाना है। जो बच्चा होता है ना, सबसे पहले बच्चा परिवार में पैदा होता है, वहीं पर खेलता कूदता बड़ा होता है। नंबर 1 पे हो गई बात क्लियर। उसके बाद बच्चा पड़ोस के परिवार में रहना शुरू कर सकता है, ठीक है ना, ये दूसरी बात हो गई। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बहुत पहले के समुदाय या उससे पहले के जो समुदाय वहाँ पे रह सकता है। उसके बाद लास्ट में भारत के वन क्षेत्र में रह सकता है, चौथे नंबर पे आएगा आपका। तो उसी हिसाब से आपको क्रम में लगाना था, पहले से लास्ट तक, सरलता से कठिन की ओर। अगला, निम्नलिखित मानचित्रों में कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे, यहाँ पर बताना है। प्राकृतिक विशेषताओं की अगर बात करूं तो भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप पहला राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे। अब आपके सामने एक कंफ्यूजन आया होगा, प्राकृतिक विशेषताओं को प्राकृतिक कोई मानचित्र होता है? नहीं, भौतिक होता है। भौतिक को ही प्राकृतिक बोलते हैं। इसमें नदी, तालाब, झील, झरने, पहाड़, महासागर, महाद्वीप को दर्शाया जाता है। पहला वाला यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा।
उसके बाद अगला यहाँ पर है पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उनकी पाठ योजना में क्या ध्यान पा सकता है? यानी कि एक शिक्षिका है और जो उसके आसपास बच्चों के क्षेत्र हैं या हॉस्पिटल आप कह सकते हो, या वहाँ के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा की जांच करवाना चाहती है, तो योजना में क्या स्थान पा सकता है? स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन हो सकता है, सही दिया गया है। सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन। पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना, ठीक है ना, वही आपको बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? यहाँ पर इस क्वेश्चन में जवाब आपका ए और बी हो जाएगा। सरकार गरीब को स्वास्थ्य सेवाएं कैसे उपलब्ध कराए, इस पर चर्चा कर सकते हो, ठीक है ना, योजनाएं। ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। आंकड़े दिखाने से कुछ नहीं होता है। उसके बाद आगे यहाँ पर आ चुका है आपका क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक सामाजिक न्याय और हाशियाकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। तो ये क्वेश्चन भाई लोग, इसका आप लोग कोई सिलेबस नहीं कह सकते हो, इसका आप कोई सिलेबस नहीं कह सकते हो एसएसटी पेडागोजी का, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। अगर आपने सामाजिक न्याय पढ़ा होगा, सभी से बराबरी है ना, और हाशियाकरण जानते होगे, तभी तो आप कर पाओगे सोल्व। हाशियाकरण का मतलब किसी एक समुदाय को बाकी समाज से अलग कर देना होता है। अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको बताना है, विद्यार्थी हाशियाकरण की अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पर हाशियाकरण भी विषय है, तो बच्चे क्या हाशियाकरण की अवधारणाओं को यहाँ पर समझ पाएंगे? आपका यहाँ पर जवाब होगा जी हाँ, बिल्कुल समझ पाएंगे, सही हो जाएगा। दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, क्योंकि सामाजिक न्याय की बात करी गई है, तो ये भी विद्यार्थी समझ पाएंगे। विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हाशियाकरण कैसे काम करता है, ठीक है। विद्यार्थी जानते हैं किसी और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। क्या होगा इस क्वेश्चन में जवाब? डी आपका तो हो नहीं सकता, डी हटाओगे, पहला यहाँ पर बचेगा। पहला वाला राइट जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या पहला वाला यहाँ पर राइट जवाब आपका हो जाएगा? यहाँ पर आपको 1 मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था सामाजिक न्याय और हाशियाकरण। देखो यहाँ पर आप लोग देखो अच्छे ढंग से, दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे काम करती है। दैनिक जीवन में बच्चे ये नहीं बता सकते हैं कि दैनिक जीवन रोज न्यायपालिका क्या कर सकती है। बच्चे कैसे जानेंगे न्यायपालिका दैनिक जीवन में कैसे काम करती है? विद्यार्थी यह समझते हैं, यह नहीं समझ पाएंगे, यह बात गलत है। हाशियाकरण की अवधारणा समझ सकते हैं, वास्तविक जीवन में हाशियाकरण कैसे होता है ये समझ सकते हैं, सामाजिक न्याय अस्वीकृत कैसे किया जाता ये जान सकते हैं। ए सी डी, बी तो हटाओ, आप लोग बी को हटाओ यहाँ से। ए सी डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पेडागोजी का है। मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही एक इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी कि क्रमशः शेरवानी और सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की के वृतांत को कैसे देखते हैं? कपड़ों के पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। यहाँ पर क्या हो सकता है आपका जवाब? तो जवाब तो बड़ा यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा। देखो कपड़े पहन गए, दावत में गए तो दूसरे पहन लिए वगैरह, घर पे आए तो उन्होंने दूसरे पहन लिए, ठीक है ना, पहन लिए। तो एक प्रकार से कपड़ों को आराम के लिए मौके के अनुसार पहनना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही हो जाएगी, सी वाली। देखो है ना। और क्या बताया गया है? और यहाँ पर बताया गया है हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। पूर्वाग्रही भी हो सकते हैं, सही दिया गया है। कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसे तो भेदभाव हो जाएगा। ए तो छोड़ो, आप ए को तो छोड़ दो, हटा दो, बी सी बचेगा। बी सी सबसे उपयुक्त यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कहता है
निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है, क्रिटिकल थिंकिंग को। ये वाला तो क्वेश्चन बार बार आता है, आलोचनात्मक सोच से रिलेटेड, है ना, एसएसटी में। हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था को बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। आखिर हिमालय और गंगा नदी की व्यवस्था कैसे बनती है, व्याख्या करें। क्या इसमें आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा? आप यहाँ पर कहोगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर व्याख्या शब्द आपको लिखा मिले तो आप लोग गलत मार देना उसको। बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या हैं, ये हो सकता है कि बहुदलीय जो व्यवस्थाएं होती है, नेता लोग जो बहुदल चलाते हैं ना, उनकी गुण क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, वो यहाँ पर आपका आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। बी तो सही है। ए को हटा दो आप, सबसे पहले ए को हटाओ। बी तो आपका सही दिया ही गया है। झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियां कौन कौन सी हैं? क्या ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही बैठती है? आप कहोगे बिल्कुल सही है। कौन कौन सी स्थितियां हैं, क्यों वहाँ पर स्टील के उद्योग अधिक है झारखंड में? आज के गांव और महाजनपद के समय के गांव की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताइए। लो भैया, हमने अंतर बता दिया कि उस दौरान ये होता था, ये नहीं होता था। अंतर बताने से कोई आलोचनात्मक चिंतन नहीं बढ़ेगी, यानी कि बच्चा कुछ सोचने पे मजबूर हो जाए, है ना। तो बी और सी सबसे उपयुक्त है, बी सी, यानी कि थर्ड जवाब इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, ब्रांडिंग का अर्थ किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग या भिन्न दिखे। ये बात सही है। ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है, जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह सोचा था। ये बात यहाँ पर कैसी हो जाएगी, सही हो जाएगी, इसलिए पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। ब्रांडिंग शब्द आपके पशुओं से ही उत्पन्न हुआ था, उनकी पहचान दिलाने के लिए बाद में इसको उपयोग में लाया जाने लगा, इसलिए पहला वाला राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, जहाँ शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। तो ये बात बिल्कुल सही है। विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं, उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। सही दिया गया, दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। पहला वाला सही दिया गया है, कोई नेगेटिव यहाँ पर कोई टैग वर्ड का यूज नहीं किया गया है, पॉजिटिव चीजें थी, इसलिए दोनों सही थे। अगला, परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में जेंडर संबंधित मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरणों को शामिल करते हैं। बिल्कुल शामिल करते हैं, तो बात सही है। स्त्रियां तमाम आपकी शामिल की गई हैं सामाजिक विज्ञान में, है ना, उनके मुद्दे भी शामिल किए गए हैं। किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है। क्या ये दोनों बातें सही दी गई हैं? आप कहोगे दोनों सही दी गई हैं, दोनों यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, यह क्वेश्चन मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कहना चाहूंगा, पेडागोजी का ही है। द्वितीयक स्रोत, देखो स्रोत आपके 2 टाइप के होते हैं, दोनों स्रोत से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया करता है, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। द्वितीयक स्रोत आप लोग कह सकते हो, क्या कह सकते हो, जैसे विद्वानों की पत्रिकाएं होंगी, ये द्वितीयक हो जाएगा। आत्मकथाएं आपकी प्राथमिक यानी कि फर्स्ट सोर्स में आती हैं, डायरी भी फर्स्ट सोर्स में, तस्वीरें भी फर्स्ट सोर्स में आती हैं। विद्वानों की पत्रिकाएं हो गई, अखबार हो गया, न्यूज़पेपर की कतरन हो गई, जानकारी एकत्रित की गई, या आंकड़े हो गए, या डाटा हो गया, किसी चीज़ का लिस्ट हो गई, सूची हो गई, ये आपके द्वितीयक स्रोत होते हैं। प्राथमिक वह जानकारी होती है जो प्रत्यक्ष देखी जाती है, पहली बार ताजी ताजी जानकारी, जैसे आत्मकथा है, यानी कि उसमें कोई सुधार वगैरह ना किया गया, जिसमें संशोधन किए गए हों, सुधार किए गए हों, उसको इकट्ठा किया गया हो, संग्रह किया गया हो, वो होता है द्वितीयक। जैसे विद्वानों की पत्रिकाएं, ये होता है द्वितीयक। पहला वाला केवल और केवल यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, माध्यमिक यानी कि मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है? तो बच्चों को आपको स्वतंत्रता संग्राम परियोजना के लिए न्यूनतम क्या अनिवार्य हो सकता है? चित्र, स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उद्धरण, वो स्रोत जिन पे सूचना इकट्ठी की गई हो, प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह। सबसे उपयुक्त जवाब यहाँ पर हो सकता है प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह, है ना।
राइट जवाब आपका हो जाएगा न्यूनतम। उसके बाद आईटीई एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संस्थाओं के मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है? केंद्र, राज्य या स्थानीय? राइट जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार। ए और बी या ए या बी, ये क्या है ऑप्शन में? यहाँ पर तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। ए और बी सही हो जाएगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ए बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन इस प्रकार से, किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र से आरंभ और से समाप्त होता है। आरंभ किससे होता है और समाप्त किससे होता है, आपको वही यहाँ पर बताना है। नियोजन आकलन से आरंभ होता है और योगात्मक आकलन से समाप्त होता है। दूसरा सही दिया गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विद्यालयों के कार्यों के उद्देश्य संग्रहण को माना जा सकता है, पोर्टफोलियो माना जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड को संप्रत को समझ लिया या नहीं, क्या सहायक हो सकता है। एक टॉपिक रहता है आपका जनसंख्या पिरामिड, जैसे यहाँ पर एक पिरामिड मैं बना दूं इस प्रकार से त्रिभुजाकार, ऐसे एक तरफ महिलाओं की संख्या रहती है, दूसरी तरफ पुरुषों की संख्या रहती है, बुजुर्गों की संख्या रहती है, बच्चों की संख्या रहती है। तो अगर बच्चों ने इसको समझ लिया तो क्या सहायक हो सकता है, वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं या उनकी व्याख्या कर सकते हैं। सही है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं, बना भी सकते हैं। रोजगार का नहीं पता चलता, इसमें पता चलता है बच्चों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, पुरुषों की संख्या के बारे में। तो ए बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला ए बी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण के कौशल को आंकते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। अगर हिमालय की सभी हिम नदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर क्या प्रभाव होंगे। तो ये तो विश्लेषण पर आंकता है कि पिघल जाए तो क्या होगा, बच्चे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। पहला वाला आप क्या कहोगे, आप कहोगे पहला तो बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है, हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे केस दाखिल करेंगे, इसमें भी बच्चा मजबूर हो जाएगा सोचने पे, बिल्कुल सही। वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोग के मुख्य कामों का वर्णन कीजिए, क्या ये बात यहाँ पर सही होगी। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है, यहाँ पर आपको जवाब देना है, कौन सा सबसे उपयुक्त जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर तो आपका जवाब मेरे हिसाब से ए बी, ए तो होगा ही होगा, बी भी होगा, कामों का वर्णन कीजिए, ये नहीं हो सकता है, डी हो जाएगा, ए बी डी। ए बी डी है किस ऑप्शन में, ए बी डी तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। सभी ए डी, या तो सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे या तो ए डी यहाँ पर सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। बस क्वेश्चन आपके लिए यहीं तक थे। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करना। लगातार 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। इस नंबर पे आप लोग नोट्स, यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ 969654000597। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करना या कॉल कर सकते हो SST नोट्स लेने के लिए। नोट्स आपको कंप्लीट मिलेगा। नोट्स में आपको मिलेगा क्या क्या दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, SST पेडागोजी कंप्लीट आपको मिलेगा। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।